मुझे पता नहीं कैसे खराब हो जाता है, पता नहीं चलता। यहाँ देखें हम लोग, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल का भी कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। पेरियोडिक टेबल आप पढ़ें केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ, तो केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं बॉन्ड एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, बॉन्ड लेंथ की आवश्यकता होगी, है ना। तो उसको हम अलग से एकदम सेपरेट और डिटेल में बताए हैं, पेरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। आज देख रहे हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो कॉन्टेंट्स है, पहले आप कॉन्टेंट्स देखिए, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसका कॉन्टेंट्स है, पहला सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ये आपको पहले देखना है। सेकेंड इसका है इंटरमीडिएट रिएक्शंस, इंटरमीडिएट रिएक्शंस मतलब जिससे होकर, ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस जो है, इंटरमीडिएट रिएक्शंस से होकर हम प्रोडक्ट के तरफ बढ़ते हैं। तो इस रिएक्शंस का क्या इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, इसके बारे में आपको जानना है जीओसी। तो इंटरमीडिएट रिएक्शंस। तीसरा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड बेस। अभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना बाकी है फिजिकल के 11th पार्ट में, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिजिकल में चल रहा है, 2-3 क्लास में वो समाप्त हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद एक चैप्टर पहले आएगा एनर्जेटिक यानी थर्मोकेमिस्ट्री, और उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री के साथ साथ ही उसमें इंक्लूड है गैस लॉ का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे आप इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट, केमिकल और आयनिक। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ही आप पढ़ेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है एसिड बेस एंड साल्ट, ये एक चैप्टर आप पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। तो इसलिए अभी तक हम 11 कंटिन्यू रखे हुए हैं कि इधर अभी आपका बहुत सारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। मेजर पोर्शन है थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम मेजर पोर्शन है फिजिकल का, है तो 11th में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कहें पूरे होल केमिस्ट्री में तो इक्विलिब्रियम। इसलिए 11th को छोड़कर 12th के तरफ स्पीड में नहीं जाया जा सकता, इसलिए 11th का एक पार्ट हम फिनिश करेंगे पहले फिजिकल का, तभी 12th वाले पार्ट में गति में आएंगे, मोशन में आएंगे, और वो जब मोशन में आ जाएंगे 12th वाले पोर्शन में, तो मुश्किल से 1 महीने का क्लास है 12th का सिलेबस फिजिकल में, क्योंकि 5 ही चैप्टर ही, जिसमें एक चैप्टर आप पढ़ ही रहे हैं, सॉल्यूशन चल रहा है, थर्मो में घुसते घुसते सॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम एंड होते होते आपका केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसका हम असाइनमेंट स्टडी मटेरियल आपको देते हैं और क्लास में उसको समझाते हैं, कहानी। लास्ट एक सॉलिड स्टेट बचेगा, तो यानी इधर से आप 11th में जो चैप्टर सब बचा हुआ उसको ख़त्म करने से पहले ही आपका 12th खत्म हो गया।
जिस स्पीड में अभी चल रहे हैं उस स्पीड में भी अगर चले तो अभी एक एक टॉपिक बताते जा रहे हैं 12th में सॉल्यूशन का। एक एक टॉपिक भी अगर ख़त्म करेंगे तो 11th इतना बड़ा अभी पार्ट है इसका थर्मो और इक्विलिब्रियम कि इसके ख़त्म होते होते 12th ख़त्म हो। तो 1.5 से 2 महीने का सिलेबस ही आपका मात्र फिजिकल में बच रहा है। पूरे इंटायर को अगर देखें फिजिकल का सिलेबस जितना अभी बचा हुआ है 2 महीने का सिलेबस है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ेंगे हाईली इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ भी इसकी आवश्यकता है। और एक फोर्थ कॉन्टेंट्स है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये चौथा कॉन्टेंट्स है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, इंटरमीडिएट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड बेस और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 4 पार्ट आपको इसमें पढ़ना है, समझ रहे हैं। और ये 4 ही इसमें नहीं है, बहुत बड़ा है। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर जो स्टार्ट किए ये बड़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन, और समझ लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद हमको पढ़ना है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स जो है वो टोटल 9 चैप्टर है ऑर्गेनिक 9, जिसमें 3 चैप्टर में हाइड्रोकार्बन आता है और 6 चैप्टर जो आपका प्योरली 12th में पूछा जाता है क्वेश्चन वो। तो सिलेबस 12th का 6 चैप्टर है मात्र आपको ऑर्गेनिक में। ये जो पढ़ रहे हैं ये 11th का पार्ट भी नहीं है ना 12th का, ये पूरे ऑर्गेनिक का पार्ट है। कई बार बोल चुके कि आइसोमेरिज्म और जीओसी को आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जो 6 चैप्टर आपको 12th का पढ़ना है उसको समझने में दिक्कत होगी। बात आ रही है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या है तो जानना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है ये एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम है। सब्स्टिट्यूएंट जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, हाइड्रोजन के जगह पर हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन को हटा देता है और उसके जगह पे आकर वो शिफ्ट कर जाता है, जिसके आने से जो कंपाउंड पहले से था ना, जो उसका कैरेक्टर था हाइड्रोकार्बन का, उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है। कैरेक्टर उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी सब्स्टिट्यूएंट किसी भी हाइड्रोकार्बन के पूरे कैरेक्टर को ही बदल देता है, चेंज कर देता है। ये इसके प्रभाव को ही इफेक्ट कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। बात समझ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इज द एटम या group of atoms which comes in molecule at the place of other atom या ग्रुप ऑफ एटम।
ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या लिखा गया? सब्स्टिट्यूएंट क्या है? और सब्स्टिट्यूएंट इज द एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स विच कम्स इन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में आता है, एट द प्लेस ऑफ अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के स्थान पर आ जाता है मॉलिक्यूल में। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को या एटम को सब्स्टिट्यूएंट करें। ठीक है? एंड इफेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द एंड इफेक्ट, वहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा ग्रुप ऑफ एटम्स के बाद, कंटिन्यू कीजिएगा। एंड इफेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, है ना? ये जो है आपको मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टर को प्रभावित कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। हम लोग आज ये पहला चैप्टर, पहला टॉपिक स्टार्ट किए हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। कंटेंट्स लिखवा दिए हैं, एक बार बारी बारी से हर टॉपिक को लोग खत्म करेंगे, इसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको आप कैसे पहचानते हैं? जरा ये लिखो। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे कि CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप क्या कहते हैं? इथीन है। क्या कहते हैं इसको? इथीन। ये जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डबल बॉन्ड होने के कारण अधिक। बात समझ रहे हैं? तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और कार्बन इज मोर ड्यू टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 होता तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 0, कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं होता कार्बन का। लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ गया, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो और बढ़ जाता। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इस पे जो H है उसकी थोड़ी बहुत एसिडिक प्रॉपर्टी है। थोड़ी बहुत क्या है इसमें? एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो मतलब यहाँ पे ड्यू टू दिस रीजन H atom at the carbon is somewhat, यानी कुछ एसिडिक, कुछ थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर है। समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ से देखें, अभी आप क्या लिख रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट देख लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? तो ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल में किसी अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के जगह पर आता है। तो इसमें अगर हम यहाँ से H को हटा दें, यहाँ पे क्या करेंगे? H को हटा दें और इसके जगह पर CH3 को ले आएंगे। तो H हटा, उसके जगह कौन आ गया? CH3 आ गया। तो CH3 यहाँ सब्स्टिट्यूएंट, CH3 क्या हो गया?
सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो इस मॉलिक्यूल में H की जगह पर आया। एक H है, एक ही H को हटाएंगे। कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना बॉन्ड चाहिए कार्बन के सराउंडिंग में? तो 2 1 3 1 4 बॉन्ड। दोनों H हटा देंगे तो 2 CH3 लाना पड़ेगा। अभी हम बताएं कि केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमते रहना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्टेट टूल के बियॉन्ड तो बनता नहीं, ऑक्टेट फॉलो करेगा। अगर दोनों H हटा देंगे तो यहाँ 2 CH3 रखना पड़ेगा। एक H को हटाए, एक CH3 लाए, 2 H हटाएंगे, 2 CH3 लाएंगे। तो यहाँ पे CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना। तो H की जगह पर आया, एक H को यहाँ से हटा दिया, उसके जगह CH3 आ गया। CH3 यहाँ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या प्रभाव डाला, इसका इफेक्ट क्या हुआ इसमें? तो इन दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड के कारण ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कारण कम हो गई। समझ रहे हैं? क्योंकि इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं? CH3 को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जिसका आगे बढ़ेंगे आप, नेचर होता है बेसिसिटी को बढ़ा देना, एसिडिटी को घटा देना। बात आ रही समझ में? एल्काइल ग्रुप क्या करता है? ये एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस basicity and decreases acidity। एसिडिटी को कम करता है, बेसिसिटी को बढ़ा देता है। तो एसिडिटी जैसे कम हुआ तो डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हुई। बात समझ रहे हैं? ड्यू टू CH3 ग्रुप as a substituent in molecule, electron negativity of double bonded carbon is reduced, डबल बॉन्डेड कार्बन जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एल्काइल ग्रुप के कारण कम घट गई। बात समझ रहे हैं? तो एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसमें नहीं था सब्स्टिट्यूएंट तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, लेकिन जब इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम हो गई। एसिडिटी जो है, यहाँ से H रिलीज होने का जो कैपेसिटी है इसमें ज़्यादा है, H+ रिलीज करने का कैपेसिटी इसमें कम है। बात समझ रहे हैं? तो ये इजीली H+ को रिलीज कर सकता है और ये नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? इसके कारण मतलब यहाँ पे ये इफेक्ट दिखा किसकी वजह से? CH3 की वजह से, यानी सब्स्टिट्यूएंट की वजह से। आज हम लोग फिर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की बात कर लें, है ना। याद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको नीचे निकाल बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं, एक और देखेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए फॉर्मिक एसिड, इसको क्या कहते हैं आप? फॉर्मिक एसिड। COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
इसके साथ H लगा, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट बता रहे हैं। इस कार्बन के साथ यहाँ H है, इस H को अगर हम यहाँ से हटा दें और इसके जगह पर CH3 को ले आए तो CH3 यहाँ सब्स्टिट्यूएंट, CH3 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये देखिए यहाँ H था, H जो है ना तो एसिडिटी बढ़ाता है ना बेसिसिटी बढ़ाता है, H में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं। यहाँ ये डबल बॉन्ड और लॉन पेयर तो कंजुगेट है कि नहीं? क्योंकि लॉन पेयर डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड, तो इस लॉन पेयर का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं, और पाई का डायरेक्शन इधर। जब ये लॉन पेयर इधर आएगा तो O पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। ये डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या आएगा? इसके प्लस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और उस पर प्लस आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो और बढ़ गई। तो ये क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। अगर इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो इसका एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। इसका एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा है, और एल्काइल ग्रुप जब यहाँ है तो ये इसके एसिडिक प्रॉपर्टी को कम कर दिया, क्योंकि ये डोनर है। तो डोनर जब है तो देखिए यहाँ पे जरा सा समझिए बात को, ये अगर इधर आता है और पाई यहाँ टूटता है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है जो इधर से इलेक्ट्रॉन पुश करता है, क्योंकि ये डोनर ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा। तो अब जरा आप बताइए हमको, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा अपना लगाइए। इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और ये पाई टूट के O पे जा रहा है, तो इस पर प्लस आ रहा है। पाई जैसे टूटा तो यहाँ क्या है? और प्लस आया, और इसको देने वाला इधर से भी है, इधर से भी, दोनों तरफ से देने वाला है। तो इसको तो रिपल्सन मिलेगा ना इसके द्वारा, क्योंकि एक ही तरफ दोनों आ रहे। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक वस्तु है बीच में कोई, और उसको आप भी उधर से खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, तो दोनों तरफ से उस पर फोर्स लग रहा है ना। तो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा वो उस तरफ क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो गिर जाएगा। तो फोर्स नो डाउट कि इसी का ज़्यादा है, क्योंकि ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और इसमें डोनेट करने की कैपेसिटी कम। ये भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया, दोनों डोनेट किया। तो इसके डोनेटिंग पावर को ये थोड़ा बहुत भी तो रिड्यूस कर ही देगा, कम कर ही देगा, नहीं कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से ना आ रहा है इलेक्ट्रॉन। समझिए, तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए ये चूँकि डोमिनेंट है, इसमें डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए इसके रिपल्सिव फोर्स को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो इसको रिपल्सिव फोर्स यहाँ झेलना पड़ेगा, है ना, जो कि यहाँ नहीं। यहाँ इसको इधर आने से रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि H में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। ये डोनेट करना, एक्सेप्ट करना, ऐसा कोई कैरेक्टर इसके अंदर नहीं। तो ये डोनर
ये देगा, और जब देगा तो इसकी डोनेटिंग पावर को कम करेगा, जिस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत कम होता है। तो फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक, यानी ये जो H+ है ये प्रोटोनिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, और एसिडिक एसिड इसको कहते हैं आप, इसको क्या कहते हैं, इज लेस एसिडिक ड्यू टू, किसके कारण, सब्स्टिट्यूट के कारण, किसके कारण, ड्यू टू सब्स्टिट्यूट CH3 जो सब्स्टिट्यूट है इसके कारण, समझ गए, इसकी एसिडिटी ज़्यादा, उसकी एसिडिटी कम, समझ गए। एसिडिटी ज़्यादा होने के कारण ये जब बेस से रिएक्शन करेगा तो फास्ट रिएक्शन देगा, और ये स्लो रिएक्शन देगा, तो मतलब इसका रिएक्शन का रेट जो होगा बेस के साथ फास्ट होगा, तो रिएक्शन रेट with base becomes fast, क्लियर है। और यहाँ क्या होगा, रिएक्शन रेट with base becomes slow। ये क्या इफेक्ट, ये इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का, समझ में आया क्या, सब्स्टिट्यूएंट का ये इफेक्ट है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट हम लोग देख रहे थे। अब हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को कितने प्रकार से देखा जा सकता है। कोई जरूरी एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होगा, ये अलग अलग हो सकता है, नहीं। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके घर में आते हैं एज ए गेस्ट, गेस्ट मतलब अतिथि, मतलब जो बिना इंफॉर्मेशन के आपके पास आ जाए वो